नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद ही अजीब और अभूतपूर्व राजनीतिक स्थिति पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा गतिरोध जिसने वास्तव में सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद आखिर हुआ क्या है। जरा सोचिए, क्या होता है जब सत्ता में बैठा कोई नेता हार मानने से ही इनकार कर दे। मतलब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, परिणाम पूरी तरह से प्रमाणित हैं, हर जगह उनकी चर्चा है, लेकिन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अपना पद छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आमतौर पर लोकतंत्र में ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना। हारने के बाद सत्ता सौंपना एक सामान्य प्रोटोकॉल है, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस विद्रोह की, यानी चुनाव परिणामों की सीधी अस्वीकृति। चुनाव के नतीजे आने के ठीक बाद ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया जिसने तहलका मचा दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं हारी नहीं हूं, इसीलिए मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अब किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे में हार के बाद पद से इस्तीफा देना एक बहुत ही बुनियादी परंपरा है, लेकिन यहाँ उस स्थापित परंपरा को सिरे से नकार दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही असाधारण बात है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उनका एक बहुत ही बड़ा और विशिष्ट आरोप है। संख्या है 100। जी हाँ, उनका दावा है कि पूरी की पूरी 100 सीटें उनकी पार्टी से चुरा ली गई हैं, या कह लें कि लूट ली गई हैं। 100 सीटें कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, और इस एक आरोप ने इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा उलझा दिया है। इसी के साथ भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में अपनी खुद की हार के बाद उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस हार के पीछे सरकार और चुनाव आयोग की आपस में मिली भगत थी। मतलब एक पूरा गठजोड़ बनाया गया इस जीत को तैयार करने के लिए। तो ये सिर्फ हार जीत का मामला नहीं रह गया है, बल्कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके विरोध को, जहां उनकी तत्काल बर्खास्तगी की जोरदार मांग उठ रही है। और ये स्थिति इस पूरे टकराव को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ बनर्जी का बिल्कुल अड़ियल रुख है कि वो किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगी, वहीं दूसरी तरफ जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी का एक बहुत ही स्पष्ट कानूनी तर्क है। जेठमलानी के अनुसार जिस क्षण चुनाव परिणाम प्रमाणित हुए, उसी क्षण मुख्यमंत्री कार्यालय पर उनका अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। कानूनी नजरिए से वो अब उस कार्यालय में सिर्फ और सिर्फ एक घुसपैठियां हैं। स्थिति की गंभीरता को जेठमलानी जी के इस विस्फोटक बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर वो अपनी कुर्सी से चिपके रहने की जिद करती हैं, तो राज्यपाल को उन्हें बिना किसी सम्मान के बर्खास्त कर देना चाहिए, यानी उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। उनका मानना है कि ये जो व्यवहार है ना, ये हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक ऐसी चुनौती है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज या माफ नहीं किया जा सकता। इसी बहस में एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण जुड़ता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस बर्खास्तगी की मांग का पुरजोर समर्थन किया है। उनका सीधा सा कहना है कि देश किसी की सनक के अनुसार नहीं चलता। ये एक बहुत ही कड़ा संदेश है कि कोई भी व्यवस्था किसी एक व्यक्ति की इच्छाओं या जिद पर निर्भर नहीं रह सकती, और उनके अनुसार अंततः राज्यपाल को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। सरमाम का जो मुख्य तर्क है वो इस बात पर टिका है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है और भाजपा को एक स्पष्ट जनादेश दे दिया है। उनका तर्क बिल्कुल सीधा है। जब जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, तो फिर वर्तमान नेता का अपने पद पर जबरदस्ती बने रहने की जिद करना किसी भी तरह से ना तो तर्कसंगत है और ना ही संवैधानिक रूप से मुमकिन। तो आइए अब जज्बातों से हटकर नियम पुस्तिका की बात करते हैं। देखते हैं कि संवैधानिक वास्तविकताएं आखिर क्या कहती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी परिभाषा को समझना जरूरी है, जिसे कहते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। आसान भाषा में कहें तो यह वो संवैधानिक सिद्धांत है जो यह तय करता है कि एक मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल केवल तब तक ही अपने पद पर रह सकते हैं जब तक राज्यपाल का अधिकार और सहमति उनके साथ है। अब चूंकि विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है, ऐसे में उनका यह कदम तकनीकी रूप से इसी सिद्धांत के तहत उनकी औपचारिक बर्खास्तगी का आधार बन सकता है। तो फिर इसके कानूनी उपाय क्या क्या हो सकते हैं? जेठमलानी जी ने कुछ बहुत ही विशिष्ट कार्यकारी और कानूनी कदम सुझाए हैं। पहला तो सीधा सा है कि राज्यपाल उन्हें औपचारिक रूप से बर्खास्त कर दे। दूसरा सुझाव, जो कि थोड़ा चरम लग सकता है, वो ये है कि राज्यपाल उन्हें वहां से बेदखल करने के लिए
पुलिस बल का प्रयोग करें। और तीसरा सुझाव खुद बैनर्जी के लिए है कि अगर उन्हें लगता है कि चुनाव में वाकई कोई गड़बड़ी हुई है तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और व्यक्तिगत चुनाव याचिकाएं दायर करें। लेकिन इस अदालती रास्ते में भी एक पेंच है। जेठमलानी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि वो बिना ठोस आधार की याचिकाएं दायर करती हैं तो अदालत का कीमती समय बर्बाद करने के लिए उन्हें वहां से भी बिना किसी सम्मान के बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये भी याद रखना होगा कि उन्हें पहले भी सुप्रीम कोर्ट में 2 बार इसी तरह का झटका लग चुका है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति एक तरह का लोकतांत्रिक तनाव परीक्षण बन गई है। और आखिर में हम सबके सामने एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है, अंततः इस अभूतपूर्व संवैधानिक गतिरोध का समाधान कैसे होगा? क्या हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं इस झटके को आसानी से सह लेंगी? ये सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं है, बल्कि हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं की मजबूती का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल अभी भी कायम है और आगे क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।